हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो में हम वन लाइनर्स करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल के पॉलिटिकल थॉट के बारे में। पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप समझ लो। इनका बर्थ हुआ 1806 में, 1873 में इनकी डेथ होती है और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा, इनके पॉलिटिकल थॉट को समझने में थोड़ी आसानी होगी। दूसरी चीज़, इनके फादर का नेम था जेम्स मिल, और जेम्स मिल ने ही यानी कि इनके फादर ने इन्हें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए भेजा था किसके पास? जेरमी बेंथम के पास। और जेरमी बेंथम जिन्हें फादर माना जाता है यूटिलिटेरियनिज्म का, तो यूटिलिटेरियनिज्म का जो थॉट है, आइडिया है, इन्होंने जेरमी बेंथम से ही सीखा है। नेक्स्ट थिंग, तो अभी वन लाइनर्स पे आते हैं डायरेक्टली। तो फर्स्ट थिंग, बिलोंग्स टू ट्रांजिशन पीरियड ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म एंड मॉडर्न लिबरलिज्म। पहली चीज़ ये है कि क्लासिकल लिबरलिज्म जिसे हम कहते हैं, जिनके फादर माना जाता है जॉन लॉक को, जो कि आप कह लो कि नेगेटिव फ्रीडम, एब्सोल्यूट लिबर्टी की बात करता है और मिनिमल स्टेट की बात करता है। जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो पॉजिटिव लिबर्टी की बात करता है और ये भी बात करता है कि स्टेट का थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस होना चाहिए, यानी कि स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट की तरह परफॉर्म करना चाहिए। इन दोनों का जो ट्रांजिशन पीरियड है, यानी कि जब क्लासिकल लिबरलिज्म से मॉडर्न लिबरलिज्म की तरफ थॉट आ रहा था, तो जो वो ट्रांजिशन पीरियड है, उसी ट्रांजिशन पीरियड को बिलोंग करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। इसीलिए इनके आइडियाज़ में हमें यहाँ पे पढ़ो, ही पोजेसिस एलिमेंट्स ऑफ बोथ क्लासिकल लिबरलिज्म एंड मॉडर्न लिबरलिज्म। तो जो क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म है, दोनों के एलिमेंट्स इनके थॉट में हमें मिलते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड से जुड़े हैं। जब क्लासिकल से मॉडर्न में वो ट्रांजिट हो रहा था, चेंज हो रहा था, उस पीरियड से ये बिलोंग करते हैं। इसलिए दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, दोनों हमें मिलते हैं इनके आइडियाज में। नेक्स्ट थिंग, he makes reforms to utilitarianism against criticism of Bentham's utilitarianism। तो थर्ड थिंग ये है कि आपको पता है कि बेंथम ने आइडिया दिया यूटिलिटेरियनिज्म का, फेलिसिफी कैलकुलस का, लेकिन उसमें कई सारे आप कह लो कि कमियां थी। तो उन कमियों को सुधारने के लिए इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को रिफॉर्म किया, यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म की जो थ्योरी है वो पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए, तो उसे इन्होंने रिवाइव किया रिफॉर्म के साथ, लेकिन एज इट इज नहीं। तो बेंथम के जो आइडियाज हैं यूटिलिटेरियनिज्म के, उसमें इन्होंने कई सारे चेंजेस किए, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। नेक्स्ट थिंग, मिल एंड ऑगस्ट कॉम्टे वॉज कंटेम्परेरी थिंकर। तो ऑगस्ट कॉमेट एंड मिल दोनों कंटेम्परेरी थिंकर थे। तो एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि कई बार होता है कि कोई और क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन हमें अगर ऐसी कोई चीज़ पता हो तो हम उसके साथ रिलेट करके फिर आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट थिंग, रिलक्टेंट डेमोक्रेट। तो इन्हें रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा। रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक, यानी कि जो सिर्फ दिखावे का डेमोक्रेट है। तो ये इनको किसने कहा? CL वेपर में। एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पहले पूछा गया है, दोबारा पूछा जा सकता है। अभी रिलक्टेंट डेमोक्रेट क्यों? ऑल्दो इन्होंने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है, इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया, इन्होंने कहा डेमोक्रेसी बेस्ट है, बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सब कुछ है। लेकिन CL वेपर ने कहा कि आप रिलक्टेंट हो, आप सिर्फ ऊपर ऊपर से डेमोक्रेसी की बात करते हो, डीप इनसाइड आप डेमोक्रेट नहीं हो। क्योंकि मिल ने क्या बात की? वेटेड वोटिंग की, यानी कि कुछ लोगों की जो वोट होगी, मान लो उनके पास प्रॉपर्टी है, वो एजुकेटेड है, तो वोट की जो काउंट होगा उनका ज्यादा होगा, जिसके पास नहीं है उसका कम होगा। मान लो ये एक इंसान है, तो ये मान लो इंसान एजुकेटेड है, इसके पास प्रॉपर्टी है, ये पुअर है, गरीब है, तो इसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि ये एक वोट कास्ट करने जाएगा जब इलेक्शन में, तो 5 वोट काउंट होगी, इसकी एक ही वोट काउंट होगी, मतलब ऐसे। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। प्लूरल वोटिंग, ओके, एक से ज़्यादा जगह जाके आप वोट कर सकते हो। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ओपन बैलेट। इसके अलावा इन्होंने बात की थी कि जो कॉलोनीज है, जैसे इंडिया है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए इन्हें CL वेपर ने रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा। क्यों कहा? क्योंकि जो डेमोक्रेसी की बेसिक चीजें हैं,
इक्वालिटी, फ्रीडम, उसको तो इन्होंने निगलेक्ट कर दिया। जैसे इन्होंने कहा कॉलोनीज में डेमोक्रेसी नहीं होगी, ओपन बैलेट होगी, सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, प्लूरल वोटिंग होगी, वेटेज वोटिंग होगी। यानी कि इन्होंने सारी जो मेन चीज़ें हैं डेमोक्रेसी को, उसी को इन्होंने निगलेक्ट कर दिया। तो इसीलिए सीएल वेपर ने कहा कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर के डेमोक्रेट हो। अभी कॉलोनीज में किस तरीके का शासन होगा, सिस्टम होगा, तो इन्होंने कहा बेनवलेंट डेस्पोटिज्म इज बेस्ट फॉर बारबेरियंस, यानी कि जो पढ़े लिखे समझदार नहीं है, अनसिविलाइज्ड लोग हैं, उनके लिए बेनवलेंट डेस्पोटिज्म ही अच्छा है, जो चल रहा है वहीं चलने दो। इसके अलावा इन्हें एर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा, एर्नेस्ट बार्कर ने इनके लिए वर्ड यूज किया प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि आप जो लिबर्टी दे रहे हो लोगों को, वो एम्प्टी है, खाली है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो अभी आपको यहाँ पे समझ आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। अभी 7th इनका आइडिया है हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल का मतलब क्या है? ये कहते हैं कि हर एक इंसान को हम लिबर्टी देते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वो कुछ भी करना चाहे वो कुछ भी कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल वो दूसरे को हार्म ना पहुंचाए। तो ये इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसका कोई भी एक्शन किसी दूसरे इंसान को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। ये हार्म प्रिंसिपल है। और जो आपके एक्शन आप तक सीमित है, आप तक सीमित है, सेल्फ तक सीमित है, उसमें सरकार कोई दखल नहीं देगी। लेकिन जो आपके एक्शन दूसरे को हार्म पहुंचा सकते हैं, सरकार उसके बारे में क्या बनाएगी? कानून बनाएगी, लॉ बनाएगी। तो आप अपने साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन दूसरे के साथ कोई एक्शन अगर आप परफॉर्म करते हो तो उसमें आप हार्म नहीं पहुंचा सकते। तो इसीलिए इन्होंने इसे कहा एम्प्टी लिबर्टी, कि आप सेल्फ रिगार्डिंग कुछ भी कर सकते हो, दूसरे के रिगार्डिंग उसे हार्म नहीं पहुंचाना। यानी कि इसमें खालीपन ये है कि आपने कुछ कंटेंट नहीं डाला कि आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो, और आपको राइट टू वोट दिया जाए, ये दिया जाए। बस इन्होंने कहा कि आपको लिबर्टी है कुछ भी करने की अपने साथ। बस हार्म प्रिंसिपल ये होगा कि हार्म पहुंचाओगे दूसरे को, वहां पे कानून बनेगा, अदरवाइज आप फ्री हो कुछ भी करने के लिए। तो इसी के साथ यानी कि ह्यूमन के दो तरीके के लिबर्टी होगी, एक्शन होगी, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, अदर रिगार्डिंग एक्शन। तो जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है उसमें आपको कंप्लीट लिबर्टी, एब्सोल्यूट फ्रीडम दी जाएगी, या नेगेटिव लिबर्टी भी कह लो इसे। और जो आपके अदर रिगार्डिंग एक्शन है वहां पे कानून बनेंगे, तो वो एब्सोल्यूट नहीं होगी, वो कंडीशनल होगी और वो पॉजिटिव होगी। ओके, तो ये चीज। नेक्स्ट थिंग है कि इन्होंने कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जिसे कहा जाता है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब ये है कि फ्रीडम टू लिव एज वन चूजेस। तो किसने इंडिविजुअलिटी का कंसेप्ट दिया? इन्होंने दिया, ये आपने याद रखना है। और इंडिविजुअलिटी का मतलब ये है यहाँ पे कि इंडिविजुअल को लिबर्टी मिलनी चाहिए और वो जो भी करना चाहता है वो करने के लिए फ्री होना चाहिए। ये इंडिविजुअलिटी है, इसीलिए इन्हें चैंपियन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी कहा गया। अच्छा, एक और चीज आएगी। हाँ, इन्होंने कहा कि फ्रीडम इज असेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। तो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट तभी होगी जब उसके पास फ्रीडम होगी। तो इसीलिए इन्हें इंडिविजुअलिटी का कंसेप्ट इन्होंने दिया, उसे कहा जाता है, और इन्हें चैंपियन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी कहा जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पहले भी आया है, फिर भी आ सकता है कि इन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट किया कि नेगेटिव, तो आप आंसर लगाओगे नेगेटिव वाला। अगला इनका कंसेप्ट है 99 ऑन 1 प्रिंसिपल। 99 ऑन 1 प्रिंसिपल ये क्या है? ये कहते हैं कि अगर सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी में या स्टेट में आप कह लो कि 99% लोग एक तरीके की बात कर रहे हैं और 1% लोग या एक इंसान वो अलग तरीके की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि ये जो 99% लोग जिस तरीके की बात कर रहे हैं और ये जो 1% है अलग तरीके की बात कर रहा है, हमें इस 1% को भी इसके थॉट और एक्सप्रेशन का मौका देना चाहिए। इसे भी हमें राइट देना चाहिए कि आप अपने थॉट, एक्सप्रेशन, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करो। हम इसके आइडिया को सप्रेस नहीं कर सकते 99 ऑन 1। ओके, ठीक है। तो अगर कोई कानून बनता है, कोई भी चीज़ होती है सोसाइटी में, हमारे स्टेट में कोई कानून बनता है, पार्लियामेंट में, अगर एक इंसान भी कह रहा है कि उसकी अलग राय है, तो उसकी राय को हम तवज्जो देंगे, सुनेंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप कह लो कि स्टडी करके, रिसर्च करके फिर ही कानून बनाएंगे, यानी कि इसकी बात भी सुनी जाएगी। अगली चीज इसमें समझो, वो कहते हैं कि ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों है
कि 1% इंसान की बात भी क्यों सुनी जाए। तो इसमें वो कहते हैं कि अगर इस 1% की बात सही हुई है ना, और हमने इसको कंसीडर किया, तो यानी कि हमें सही बात पता चल गई, तो यानी कि हम सही रास्ते पे चल पड़ेंगे, यानी कि सोसाइटी का फायदा ही है। अगर इसकी बात गलत हुई तो भी हमें फायदा है। फिर फायदा क्या है, पहले हम 99% थे, अभी हम 100% हो जाएंगे, जो एक ही साइड पे चलने के लिए तैयार है, एक तरीके का कानून बनाने के लिए तैयार है, यानी कि हमारी लेजिटिमेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे जुड़ी एक और चीज इन्होंने कहा, ये 99 on 1 प्रिंसिपल से ही इन्होंने कहा कि आप अगर एक इंसान की बात नहीं सुनते हो तो ये चीज सेम है एज कि 1% इंसान 99% लोगों को फिर रूल करे। समझना इसे अच्छे से। मान लो 99% लोग एक तरीके की बात कर रहे हैं, 1% अलग तरीके की, लेकिन हम 1% को सप्रेस कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे। वो कह रहे हैं कि ये चीज सेम उतनी ही बुरी है जितना बुरा है कि 1% या एक इंसान 99% लोगों के ऊपर राज करे, जैसे कि हिटलर था, मुसलिनी था, या फिर आप कह लो स्टालिन था, कि एक इंसान, या फिर आज के टाइम पे किम जोन उन है, वो 1% 99% लोगों को रन कर रहा है। जितना बुरा वो है उतना ही बुरा ये है कि 99% लोग एक इंसान को सप्रेस करें। नेक्स्ट इनका आइडिया है, इन्होंने बताया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिबर्टी जो इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल के लिए, और वो है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, एक यानी कि अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सके। दूसरा है लिबर्टी ऑफ एक्शन, यानी कि जो उसने आइडिया, उसके थॉट एंड एक्सप्रेशन, जो उसने आइडियाज़ एक्सप्रेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी ले सके। ठीक है, उसने एक्सप्रेस किया है कि मुझे ये जॉब करनी है, इंजीनियर बनना है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी ले सके कि नहीं, पढ़ाई भी कर सके। फिर थर्ड है लिबर्टी ऑफ एसोसिएशन, यानी कि उसके अकॉर्डिंग वो अपना ग्रुप बनाना चाहता है, किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है, किसी एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहता है, किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाहता है, वो भी उसको राइट होना चाहिए। यानी कि पहली चीज़ क्या है, इंडिविजुअल जो सोचता है उसके दिमाग में वो सोच सके, एक्सप्रेस कर सके। दूसरा, उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन ले सके, उस रास्ते पे चल सके। तीसरा ये है कि अगर उसको एक्शन लेने में या उसको फुलफिल करने में, ड्रीम को, किसी इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनना है, तो वो भी वो बन सके, एसोसिएशन का, इंस्टीट्यूशन, किसी भी चीज़ का। इन्होंने कहा यहाँ पे फ्रीडम इज फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वांट ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि फ्रीडम हमारी पहली और सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे बड़ी इच्छा है। ये कोटेशन इनका याद रखना है। अभी चीज़ आती है कि बेंथम और मिल के आइडियाज़ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या इनके बीच में सिमिलैरिटी हैं। तो पहले हम देखते हैं डिफरेंसेस। तो दोनों यूटिलिटेरियनिज्म से जुड़े हैं, लेकिन बेंथम ने जहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म में जो हैप्पीनेस है उसकी क्वांटिटी की बात की, मिल ने उसकी क्वालिटी की बात की। मिल कहते हैं ऑल प्लेजर्स आर नॉट इक्वल, कि सारे प्लेजर इक्वल नहीं हैं। उन्होंने कहा 2 तरीके के प्लेजर होते हैं मिल ने, एक मेंटल प्लेजर, एक फिजिकल प्लेजर, और मेंटल प्लेजर हमेशा सुपीरियर होता है। तो मिल ने क्या कहा कि क्वालिटी अलग होती है, ठीक है, सारे प्लेजर एक जैसे नहीं हैं, मेंटल और फिजिकल प्लेजर, और मेंटल प्लेजर सुपीरियर होता है। अगली चीज़, सिमिलैरिटी क्या है, तो दोनों ने साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म की बात की है, यानी कि प्लेजर इज़ द सुप्रीम गुड, यानी कि हर एक इंसान प्लेजर के पीछे भागता है, इसे साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म कहते हैं। और प्लेजर ही बेसिस है मोरालिटी का, हर एक चीज़ का। अभी जो इन्होंने यहाँ पे बात की ना क्वालिटी और क्वांटिटी की, उससे जुड़ा इनका कोटेशन यहाँ पे आप अच्छे से याद करना। अभी वो कहते हैं इट इज़ बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड, यानी कि मैं एक ह्यूमन बीइंग होना पसंद करूँगा चाहे मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, देन अ पिग सेटिस्फाइड, कि एक पिग यानी कि जानवर होना जो कि सेटिस्फाइड है। बेटर टू बी सोक्रेट्स डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे बेसिकली वो ये कह रहे हैं, यही वाली बात मेंटल प्लेजर, कि एक इंसान जो ह्यूमन बीइंग है वो मेंटल प्लेजर को फील कर सकता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये जो आप कह लो कि ये कैपेबिलिटी मेरे अंदर होगी, चाहे मैं आज दुखी ही क्यों ना हूँ, फिर भी मैं इंसान होना पसंद करूँगा, क्योंकि कभी ना कभी तो मैं मेंटल प्लेजर को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, रेदर देन कि मैं एक पिग बन जाऊँ, जो आपको पता है कि कभी भी मेंटल प्लेजर एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, चाहे वो आज खुश हो या दुखी हो, मतलब वो सिर्फ फिजिकल प्लेजर से ही खुशी या दुख हो सकता है। लेकिन मैं इंसान बनना पसंद करूँगा क्योंकि मैं मेंटल प्लेजर एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, इसको चाहे मैं आज दुखी क्यों ना हूँ।
उसके बाद इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम है। क्यों? इसके पीछे 3 रीज़न है। पहला ये कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में सभी लोगों का इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि हम सभी लोगों को राइट देते हैं कि आप वोट करो, उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, तो डिसीजन मेकिंग में सबका रिप्रेजेंटेशन है। पहला फ़ायदा ये है डेमोक्रेसी का। दूसरा ये है कि जितने ज़्यादा लोग डिसीजन मेकिंग में होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। सोच के देखो, एक इंसान कानून बना रहा है तो कैसा कानून बनेगा, या सोच के देखो कि उसके साथ हजारों लोग और हैं वो मिलके बना रहे हैं कानून, तो वो ज़्यादा अच्छा कानून होगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तीसरा इसका फ़ायदा है कि इसकी एजुकेशनल वैल्यू है, लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है डेमोक्रेसी की वजह से, क्योंकि उन्हें फिर वोट डालने के लिए जाते हैं, वो उनको राइट्स दिए जाते हैं, सारी चीज़ें, तो पॉलिटिकल एजुकेशन उनको मिलती है। उसके बाद इन्होंने बताया कि 4 एडवांटेज है अगर हम वीमेन को राइट देंगे, वीमेन को इक्वालिटी देंगे। और 4 एडवांटेज किसके हैं? सोसाइटी के हैं, हमारे समाज के ही 4 फायदे हैं अगर हम वुमेन को राइट देंगे। पहला है डेमोक्रेटिक सोसाइटी, अगर हम वुमेन को इक्वल मानते हैं तो हमारी सोसाइटी भी डेमोक्रेटिक बन जाएगी। पॉलिटिकल सिस्टम तो है ही कि नहीं, वुमेन को हमने राइट दिया इक्वल, यानी कि उनको भी उनको भी राइट दिया कि आपका भी रिप्रेजेंटेशन होगा, आप भी रिप्रेजेंट जो भी आपको करना चाहता है कि आपको रिप्रेजेंटेशन का राइट है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यू आ गई सोसाइटी में। दूसरा, इंक्रीज इन मेंटल फैकल्टीज। तो पहले आप कह लो कि जो 50% मैन है, 50% मैन 50% वीमेन, ये मान के चलो कि सोसाइटी में ऐसा होता है, तो आप कह लो कि पहले जो 50% मैन है वही हर एक चीज़ कर रहे थे, अभी 50% जो वीमेन है उनको भी हम प्ले में वो भी आ गई हैं, तो वो भी अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं, सोसाइटी और अच्छे से आगे भागेगी कि नहीं। ज़्यादा लोग, ज़्यादा कंपटीशन, ज़्यादा सारी चीज़ें होंगी। बेटर इन्फ्लुएंस ऑन मैनकाइंड, जो मानवता है उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है कि हम किसी को दबा नहीं रहे, सारे इक्वल चल रहे हैं। चौथा इसका फायदा है यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। हम चाहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खुशी, तो फिर सबको राइट दो, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खुशी होगी, वीमेन को भी राइट दो। इसके अलावा उन्होंने क्रिटिसाइज किया उस टाइम पे, उन्होंने कहा वीमेन्स कंडीशन इज वर्स देन स्लेव्स इन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड में जो आप कह लो कि गुलाम होते हैं उससे भी बुरी हालात है विमेन की, क्योंकि उस टाइम पे गुलामी खत्म हो रही थी, गुलामों के भी कुछ राइट होते थे वो कहते हैं, लेकिन वुमेन का कोई राइट नहीं है। उन्होंने कहा कि वीमेन आर इन क्रॉनिक स्टेट ऑफ ब्राइबरी एंड इंटिमिडेशन कंबाइंड, यानी कि इनका लगातार शोषण हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने सपोर्ट किया मैरिड वीमेन्स प्रॉपर्टी बिल, यानी कि जो मैरिड वीमेन है उनको प्रॉपर्टी पे राइट दिया जाए, इन्होंने सपोर्ट किया। उस टाइम पे पास नहीं हुआ लेकिन। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ऑल मैन हैड एन इंटरेस्ट इन वीमेन्स सबॉर्डिनेशन, कि वीमेन सबॉर्डिनेट है, इसमें सभी इंसानों का फायदा है, इंसान यानी कि मैन का फायदा है, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को, व्यवस्था को आज तक बनाए रखा है। अभी इनकी कुछ बुक्स है जो आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट बुक है अ सिस्टम ऑफ लॉजिक 1843, फिर है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848, फिर है ऑन लिबर्टी 1859, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैरियट टेलर अपनी वाइफ को इन्होंने को ऑथर माना इस बुक का। फिर है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861, यूटिलिटेरियनिज्म 1863, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन 1869। तो ये बुक्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1859 ये तो नहीं भूलना, ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। और याद रखना उनकी पहली बुक थी सिस्टम ऑफ लॉ। देखो चीज़ों को याद करना ईजी होता है। ऑन लिबर्टी ये हमें पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है कि नहीं, तो ये तो हम याद रखेंगे 1859। उसके बाद उनकी फर्स्ट बुक ये हम याद रखेंगे कि उनकी फर्स्ट बुक कौन सी थी, तो वह सिस्टम ऑफ लॉजिक। हेगल ने भी लॉजिक के बारे में लिखी है बुक, तो वह सिस्टम ऑफ लॉजिक उनकी पहली बुक थी। उनकी लास्ट बुक कौन सी थी? सब्जेक्शन ऑफ विमेन 1869। ठीक है, 3 बुक्स तो हमें याद रहेंगे कि फर्स्ट कौन सी थी, लास्ट कौन सी थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी थी। इसके अलावा यूटिलिटेरियनिज्म से वो जुड़े हैं, तो यूटिलिटेरियनिज्म नाम की भी बुक वो लिखेंगे ही कि नहीं, तो ये भी हमें याद रहेगी। और पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और कंसिडरेशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इन्हें हमें याद करना है। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई। सो ये 1 लाइनर थे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में, तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर भी हैं, नोट्स हैं,
PYQ और MCQ एक्सपेक्टेड सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कंप्लीट कोर्स आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। आप वहाँ पे जाके हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा व्हाट्सएप का नंबर भी गिवन है और सभी चीज़ों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी गिवन है। कोई भी डाउट होगा तो लिख के मुझे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट होगा लिख के मुझे पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।